नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जो मन की लेखनी से अक्सर जुड़े रहते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मुद्दे के साथ, जो कि बहुत ही झकझोर देने वाला भी है और हमारे सामाजिक एक जो बुराई कह सकते हैं उसी के ऊपर आज मैं बात करना चाहूंगी। तो आज लाइव की श्रृंखला में आप कृपया जल्दी से मेरे साथ जुड़ें। आपका मेरे साथ बने रहना मुझे उत्साह देता है, हौसला देता है कुछ करने का, कुछ बातचीत करने का, अपने ही सामाजिक कुछ ना कुछ मुद्दों के ऊपर। तो ऐसे ही एक मुद्दे के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज की चर्चा का मुख्य विषय है, एक समय के बाद माता पिता जो हैं वो लावारिस क्यों हो जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसी मुद्दे को लेकर के पूरे देश में क्या विदेशों तक भी लोग जो हैं बहुत हैरान हैं। जो हमारे भारत में ही घटा है सभी वाकिफ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों माता पिता एक उम्र के बाद, एक एज के बाद अपने ही बच्चों के लिए लावारिस हो जाते हैं, अपने ही बच्चों की आंखों में वो खटकने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए बच्चे जिम्मेवार हैं या कुछ हमारे जो हमारा जो पारिवारिक समाज है उसके बदलाव जो है वो जिम्मेवार है। आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगी। तो कृपया हो सके तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। मैं आपकी थोड़ी देर के लिए इंतजार करूंगी। आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी आवाज मेरी तक यदि सही से आ रही है तो कृपया आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि शायद पिछली बार एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं माइक लगाना ही भूल गई थी। मैं क्षमा चाहती हूँ, उस दिन जो आवाज थी वो थोड़ा डिस्टर्ब थी। परमजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, शुक्रिया। आप हमेशा बने रहते हैं एक जागरूक श्रोता की तरह, एक जागरूक नागरिक तरह। और मैं जानती हूँ कि आप अपने घर में भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार। मैं उम्मीद है मुझे कि और लोग भी आएंगे अभी, और यदि नहीं भी आते किसी कारणवश, क्योंकि काम भी रहता है, तो मेरी इस वक्तव्य को बाद में भी सुनेंगे। और जहां तक भी मेरी आवाज जाएगी, आप मुझे बाद में जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आप अवश्य ही मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। और ये किसी और का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। हम सब का दायित्व भी बनता है अपने माता पिता के प्रति, और हम सब इस परेशानी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। परेशानी कहूं या हमारा ये दायित्व ही है माता पिता के प्रति, और ये सबके साथ घटने वाली घटना है। हम सब भी हैं, हम भी कल को माता पिता बनेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही व्यवहार जो है वो करेंगे। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए। जैसे कि सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया रहा। सोनीपत के एक जो कपड़ा व्यापारी थे, 74 ईयर्स के गुप्ता जी, उनकी दुखद मृत्यु हुई, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे और बड़े कपड़ा व्यापारी बताए जा रहे हैं, जिनकी की तीन बेटियां हैं, तीनों शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का देहांत कुछ समय पूर्व हो गया था, और उसके बाद लगभग 1.5 वर्ष से वो सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। अकेलेपन के कारण जैसे भी था, ऐसे समय बिताते बिताते उन्होंने कई बार अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जताई। जैसा कि वृद्धाश्रम वाले जो वहां के सेवादार हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बेटियां 3 में से एक भी बेटी उनसे मिलने के लिए नहीं आई। और इसी उम्मीद को लेकर के आंखों में कि वो अपनी बेटियों से मिलेंगे, इसी इंतजार में वो इस दुनिया को विदा कह गए। बहुत ही दुखद है। मैं मानती हूँ यदि बेटे होते तो भी कुछ हद तक बात मानी जा सकती थी, या बच्चे जो थे
वो विदेशों में होते तो भी ये बात जो थी वो लोगों को हजम हो जाती। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, एक तो वो बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं क्योंकि वो टीचर हैं। उनके कोई भी बेटा नहीं था, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो बेटों की तरह ही कल को उनकी देख रेख करेंगी, देखभाल करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और इसी की वजह होगी कि उन्होंने उन्हें अध्यापक का जो जॉब है उस पर वो काम कर रही हैं तीनों। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि वो मिली तो नहीं, लेकिन बाद में जब उनकी दुखद मृत्यु हो गई और जो वृद्धाश्रम के सेवादार हैं उन्होंने उन्हें फोन करके बताया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप आइए और उनको अंतिम जो उनकी यात्रा है उसमें आप शामिल हुए। तो मैं दुख के साथ कहूंगी कि उन्होंने आने से मना कर दिया। यहां तक उन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं है, वो नहीं आ सकते। सेवादारों ने ये भी कहा कि यदि आप नहीं आ सकते तो आप थोड़ा देर के लिए हम इसे मॉर्चरी में रख देते हैं, समय इतना नहीं है तो हम मॉर्चरी में रख देते, आप बताइए। तो उन्होंने मना कर दिया। और बाद में सेवादारों ने ये कहा कि ठीक है हम मुखाग्नि तो दे देते हैं, लेकिन आप जो उनकी अस्थियां हैं उसे लेने के लिए, आप उन्हें प्रवाहित करने के लिए आइए। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि बेटियों ने यहाँ तक कि अंतिम यात्रा में आने से मना किया और ये कहा कि वो उन्हें एक बेटी ने वीडियो कॉल करके ही उन्हें बताया कि उसे वीडियो कॉल के ऊपर ही उनकी अंत्येष्टि जो कर रहे हैं वो दिखा दी जाए। और उन्होंने उन्हें 5100 रुपये भेजा ये कह करके कि बहुत अच्छे से संस्कार कर दीजिए, और वो अस्थि विसर्जन के लिए भी नहीं आ पाएंगी, उनका बहुत अच्छे से आप ही अस्थियां जो हैं वो विसर्जित कर दीजिए। इससे ज्यादा दुखद एक माँ बाप के लिए क्या होगा। वो माँ बाप, वो पिता जिन्होंने अपने समय में खूब कारोबार किया, बड़ा नाम कमाया, पैसे वाले थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत गरीब थे। यदि पैसे ना होते तो वो पिता कहाँ रहते। बल्कि बच्चों का फर्ज तो ये बनता है कि यदि आपके पिता जो हैं, माता पिता जो हैं वो असमर्थ हो जाते हैं, वो बुढ़ापे में हैं, तो आप बच्चे जो हैं उन्हें अपने साथ रखें। लेकिन ठीक है, पेरेंट्स यदि नहीं रहते तो कम से कम माँ बाप के पास कभी कभी मिलने के लिए तो आ सकते हैं, जरूरत में तो और हद हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम यात्रा में भी आना मुनासिब नहीं समझा और विसर्जन के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए भी मना कर दिया। और वीडियो पर आप शायद आपने देखा हो तो ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि जल्दी कीजिए, मुझे नहाना भी है। बहुत ही दुखद है। मैं क्षमा चाहूंगी यदि मैं यहाँ से, मेरा मकसद उन बेटियों को शर्मिंदा करना भी नहीं है और उन बेटियों को इस प्रकार से जलील करना नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये सारे समाज की है, पूरे भारत की है और पूरे माता पिता सभी की, हम सभी की है। कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ही सामाजिक विकृति है और इसी को लेकर के सब तरफ बहस छिड़ी हुई है। विदेशों तक भी लोग हैरान हैं कि भारतीय सभ्यता जो सनातन सभ्यता है, जहां पर बच्चे जो है माता पिता के साथ रहते हैं, बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, आज वो सभ्यता जो है वो विदेशों से भी मेल नहीं खा रही। विदेशों में भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। वहां पर तो एक ऐसा रिवाज है कि बच्चे युवा होते होते किशोरावस्था के बाद वो अलग रहने लग जाते हैं, अपने खुद के पैरों पर वो खड़े होते हैं, खुद से कमाते हैं, खुद की मर्जी से वो अपना शादी ब्याह करते हैं वहां पर, लेकिन वो अपने माता पिता से फिर भी जुड़े रहते हैं। लेकिन भारत में तो इस प्रकार के हादसा, जो ये मैं हादसा ही कहूंगी, दुखद ये जो बात हुई, इसमें एक नई बहस छिड़ गई कि क्या भारत में हम बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, या हमने अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से क्या संस्कार लिए हैं, इसके पीछे का कारण, मुख्य कारण क्या है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। संजीव वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। विक्रम वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। हरदीप पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी आए हैं, जिनका भी नाम ऊपर आगे पीछे चला गया हो, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। आप कृपया कमेंट कर सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या आपकी तरफ क्या बुजुर्ग जो हैं वो क्या परेशान हैं या अकेले रह रहे हैं, या कोई उन्हें परेशान कर रहा है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, बहुत ही दुख का विषय है। यहाँ तो मैं ये बात कर रही हूँ कि वो अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं आई, लेकिन यहाँ तक तो ये भी है कि बच्चे आजकल, औलाद जो है वो अपने माता पिता की हत्या तक कर रही है। अभी कुछ समय पहले पंजाब में ही किस्सा हुआ था, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर या शायद वकील था, मैं भूल रही हूँ, वो अपनी माता को बहुत पिटाई कर रहा था, परेशान कर रहा था। पूरा का पूरा परिवार जो था वो माँ को मार रहा था। लेकिन बाद में फिर किसी तरीके से वो पुलिस तक गया मामला और उन्हें शायद सजा भी हुई।
ऐसे ही यदि देखा जाए बहुत से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बहुत सी जगह प्रयागराज हो, बेंगलुरु कर्नाटक हो, अभी अभी लड़कियां भी, बेंगलुरु में तो एक लड़की ने अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया। अभी ये इसी साल की बात है, शायद जून की ही। और उससे पहले बहुत सी जगह पर ये हो रहा है। इवन हिमाचल जो इतना शांति प्रिय है, वहां पर मेरे नजदीक में ही वहां पर एक लड़के ने अपने अभी अभी पिता को काट दिया, और दूसरी तरफ अभी कुछ समय पहले एक बेटे ने अपनी मां को मार दिया था। तो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं कह सकते कि हिमाचल में ऐसा नहीं है, या कि ये सब तरफ कहीं भी इस प्रकार की गंदी औलादें जो हैं वो हो रही हैं। और ये बहुत चिंता का विषय भी है हम लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि बच्चे देखा देखी, औलादें जो है वो देखा देखी सीखती हैं, संस्कार जो है वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पे बात करनी चाहिए और बहुत सचेत रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों पर और हम जो हैं ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो है वो ना करें। हम अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया। आज जब वो बुढ़ापे में है, उनकी स्थिति जब ऐसी नहीं है कि वो अपने लिए जी सकें, खुद से खाना बना सकें, खुद से काम कर सकें, तो आज हमें चाहिए कि हम उनकी जरूरत बने, आज हम उनका सहारा बने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। निकेश निक्की जी बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, निकेश जी लिख रहे हैं बहुत ही दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल निकेश जी, बहुत 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 ही दुख का विषय है कि बाप, उसको लास्ट स्टेज में बाप को क्या चाहिए था बेटियों से। और यदि मैं मानती हूँ, यदि विदेश में लड़कियां होती तो मानती हूँ कि बहुत फ्लाइट्स महंगी हैं, एक तुरंत जो है वो टिकट नहीं मिलते हैं, फिर भी माना। लेकिन फिर भी लेट भी सही, विदेशों से भी बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों से भी आ जाते हैं अपने माता पिता को अंतिम समय पे दर्शन करने के लिए, या उनको उस समय में यदि अंत्येष्टि कर भी देते हैं, उसके बाद भी वो आते हैं, सम्मिलित होते हैं। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि भारत में होते हुए, और एक बेटी तो नेपाल में है, एक बॉम्बे में थी शायद, और एक यूपी में थी, और एक नेपाल में। नेपाल तो कोई प्रदेश में नहीं है, लेकिन तब भी बच्चियां, लड़कियां जो नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अब जो थू हो रही है, ये बहुत, उनको भी अब शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो उन्होंने गलत किया है उसके लिए भगवान तो क्षमा नहीं करेगा, लेकिन लोग भी शायद क्षमा नहीं करेंगे। उनका खुद अपना जमीर भी उनको धिकारता होगा कि उन्होंने ऐसा किया। वो पिता जिन्होंने अपनी बेटियों को बेटों से बढ़ करके पाला, सोचा होगा कि शायद बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, एक नहीं तो दूसरी। अब यहाँ ये भी बात उठती है कि क्या हम हर समय ये भी कह देते हैं कि नहीं बेटे बुरे हैं, बेटियां अच्छी होती हैं। लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बुरा हो सकता है, बेटी भी बुरी हो सकती है और बेटा भी बुरा हो सकता है, और कोई भी अच्छा हो सकता है, और बहू भी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर ये कहना कि नहीं बहुएं ऐसी आ गई हैं, मैं नहीं कहती कि बहुओं के ऊपर ब्लेम करो। बहुएं भी अच्छी हो सकती हैं। यदि आपका बेटा अच्छा है, बेटियां अच्छी हैं, तो आपकी बहू भी अच्छी हो सकती है। हो सकता है जो भी किसी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माता पिता वो बेटे देखें, बेटियां देखें, या कोई भी देखे, माता पिता को तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए ऐसे समय में। जबकि, और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, बच्चे जो हैं बाहर रह रहे हैं, जॉब एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में, पैसे के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, फिर वहां पर वो अपने परिवार को ले जाते हैं, फिर पढ़ाई है बच्चों की, दूरियां हैं, घर, शहरों में छोटे छोटे घर हैं जो कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये दिक्कतें तो हैं, लेकिन उसी वक्त वो अपने माता पिता को यदि साथ ले जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार में कलह मच जाती है, या बहू नहीं चाहती कि उनके सास ससुर उनके साथ रहें, या बच्चे कई बार दादा दादी को झेलते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चों को लगा भी नहीं है दादा दादी से। तो इस प्रकार की परेशानियां जो हैं, तब भी माता पिता बहुत मजबूर हो जाते हैं अकेले रहने के लिए, अपने घर गांव में या वृद्धाश्रम में रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि वृद्धाश्रमों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और बहुत दुखद है। यहाँ भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों का इस प्रकार से बढ़ना, ये बहुत दुखद है और बहुत ही गलत संकेत जा रहा है। और अब तो सबको, मुझे लगता है कि बच्चे शुरू से ही, बचपन में जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो तो यही कहेंगे कि नहीं हम तो दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। ये क्योंकि उन्होंने यही देखेंगे, वो तो आगे आगे यही होगा। जिस प्रकार से अब जमीन के बहुत से किस्से, जब माता पिता की जो हत्या करी गई है, उसमें यही है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए किया, पैसों के लिए, धन के लिए किया। इसी विवाद को लेकर के माता पिता की बच्चे जो है वो हत्याएं कर रहे हैं, और वो कुछ उन पर कोई खास कार्रवाई भी नहीं करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए,
यदि इस प्रकार से हो रहा है तो मैं सरकारों से भी कहूंगी, और ऐसा नहीं है, सरकारों ने कानून भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितने होते हैं ये बात गौर करने की है। यदि एक जो कानून है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, सजा हो, और यदि इस प्रकार से माँ बाप के साथ बच्चे करते हैं और उन बच्चों से यदि प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा पीछे हटेंगे ये काम करने से, और एक समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये भी कहना कि माँ बाप अकेले रह रहे हैं और बच्चे बाहर हैं, जरूरी नहीं है। कई बार बच्चे परेशानी में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन वो समय समय पर अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको धनराशि जो है वहां से भेजते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। फिर वो बच्चे, कई बार पेरेंट्स खुद से भी चाहते हैं कि वो अकेले हैं या उनका कोई पार्टनर जो है वो नहीं है, एक है एक नहीं है, तो वो सोचते हैं कि चलो हम वृद्धाश्रम में आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक संगति मिल जाती है, उनको एक बात करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है, खुशनुमा माहौल में वो रहते हैं। समय समय पर उनको उठना है, खाना है मिल रहा है, उनको किसी की मदद की जरूरत जो घर में अकेले रहने पे होती है वो वहां पर उनको आसानी से सब प्रोवाइड हो जाता है, खाना मिल रहा है, उनको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, उनको यदि कुछ भी डॉक्टरी सुविधा चाहिए तो वहां पर वृद्धाश्रम में वो मिल जाती है। लेकिन ये भी कहना कि सभी वृद्धाश्रम में ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। तो हाँ जी, परमजीत कौर जी लिख रही हैं कि राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है जी। शर्मा राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आपका भी, आप भी आए। तो यही मैं कह रही हूँ कि बहुत ही दुखद हुआ जो भी हुआ है, और ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस मैसेज को फैलाएं आगे तक, बच्चों तक ये जाए बात कि नहीं, ये जो सोनीपत में घटना घटी है ये दोबारा से ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उनकी एक बेटी ने, जिसने वीडियो कॉल पर वो अंत्येष्टि जो है वो देखा, और उसके बाद उसने 5100 रुपए भी भेजे कि आप मेरे पिताजी को अस्थियों को विसर्जन कर दीजिए। बाद में उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, मैं तो कहूंगी। वृद्धाश्रम वालों ने कहा कि नहीं, ये 5100 रुपए जो उसने भेजे थे उन्होंने वापिस कर दिए, कि नहीं जहां उन्होंने इतना किया तो वो 5100 रुपए लेके क्या करेंगे। तो ये बच्चों को सोचना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपको अपने माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा, आपको उनको देख रेख भी करनी होगी, आपको उनको आपकी सेवा की जरूरत है, आप उनको समय समय पर आपसे मिलने की भी आवश्यकता है। वो आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट है उनको, तो वो पैसों से पूरी नहीं होती है। तो यही कारण है कि हमारी, अब देखिए, अब तो आगे आगे बच्चे तो और भी बुरी स्थिति कर रहे हैं। एक बच्चे को तो मैं ये कहते हुए सुन रही हूँ, वो ये कह रहा है, काफी यंग है वो, जेन जी बोल सकते हैं, वो ये कह रहा है कि मैं अपने माता पिता को मैंने पैदा करने के लिए नहीं कहा है, माता पिता ने अपनी मर्जी के लिए, अपनी इच्छा से मुझे पैदा किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता ही मेरा सारा खर्च उठाएं, क्योंकि पैदा होना कोई मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके यंग जो जनरेशन है वो करेगी तो क्या कहाँ संस्कार हैं फिर, बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है संस्कारों की, एक काउंसलिंग की, जो कि उन्हें समझाया जाए, क्योंकि अभी उनकी ऐसी एज है, उनको नहीं पता है। हम भी जब बच्चे थे तो नहीं हम समझते थे कि क्या माता पिता क्या होता है, लेकिन जब खुद माता पिता बनते हैं तो पता चलता है कि हाँ, माँ बाप होना क्या होता है। तो यही बहुत सी बातें जो कि बहुत दुख पहुंचाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुजरात में एक ऐसा मॉडल है, विलेज है, एक आदर्श विलेज के नाम बोला जाता है जिसको, कि वहां पर बहुत से बुजुर्ग, पूरे ही जो एक गांव है बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है वो, वहां के सारे बुजुर्ग, जिनके हर घर से बच्चे जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, सारे बच्चे विदेशों में रहने के करके वहां पर पेरेंट्स जो थे वो अकेला हो गए। तो उन्होंने, वहां के जो प्रधान थे, उन्होंने एक ऐसी तरीके से एक ऐसा मैनेजमेंट किया कि चलिए, सब पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे, बुजुर्ग सभी के लिए कम्युनिटी किचन जो है वो बनाया गया। सारे लोग सुबह शाम 3 वक्त का खाना जो है कम्युनिटी किचन में ही खाते हैं। उन्हें कभी पेरेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती बाजार जाने की, उन्हें नहीं जरूरत पड़ती कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की, कोई भी सौदा या सब्जी खरीदने की, किसी भी प्रकार का गैस या कोई भी उनको दिक्कत नहीं है कि आज गैस खत्म है, आज सब्जी नहीं है, आज ये परेशानी है, क्योंकि सारी की सारी जो मैनेज है वो वहां के जो प्रधान है वो करते हैं।
उन्होंने एक समिति बना रखी है, कुछ लोगों का चुनाव किया है, वो वहीं सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। एक साथ बैठ करके सारे लोग जो हैं वो जब चाहें वो टीवी देखते हैं, समय नियत किया गया है, टाइम टेबल रखा गया है, समय पर नाश्ता होता है। और मैं आपको बताऊं कि समय समय पर वहां पर सारे फंक्शन इकट्ठे किए जाते हैं, दिवाली हो, जो भी हो, शिवरात्रि हो, जिस भी प्रकार की पूजा पाठ हो, मंदिर बनाया गया है और विदेशों तक के लोग उस गुजरात के उस मॉडल में, उस गांव में देखने के लिए आते हैं, सीखते हैं वहां से। और मुझे लगता है कि एक बार हमें भी अपने बच्चों को वहां ले जाकर के दिखाना चाहिए कि देखिए ये कैसा है, कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। कि क्योंकि मैं देखा है कि गुजरात के मोस्टली लोग जो है वो विदेशों में रहते हैं, ज्यादातर व्यापारी हैं, जो भी काम काज आजकल जॉब करते हैं। तो ये गुजरात में या पंजाब में ना हो करके अब सब जगह ऐसा हो गया कि बच्चे ज्यादातर विदेशों में ना रहते हो, भले ही वो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, मतलब घरों से दूर रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यदि ऐसा है तो कुछ लोगों को इस प्रकार की यदि मैनेजमेंट किया जाए, ताकि जो पेरेंट्स पीछे से बुजुर्ग बच गए वो बहुत खुशहाल जीवन जिए, लंबा जीवन जिए और सुखी जीवन जिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक मॉडल है जो कि गुजरात में है। आपको भी यदि कभी शायद चंदन की या क्या कुछ ऐसा कुछ नाम है, एक दो गांव है वहां पर, ये विशेष करके चंदन की नाम का एक गांव है। आप चाहें तो कभी आप गूगल पे सर्च कीजिए, कभी वहां पर जाकर के आइए, बहुत ही सुखद एहसास होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और उनके बच्चे जो हैं वो रूटीन में आते हैं, जैसे कि अभी एक बार ये फैमिली के 2-3 के आएंगे, फिर उनके आएंगे, वो रूटीन में आते हैं, आपस में बात करके आते हैं। जिसके भी पेरेंट्स को कोई दिक्कत होती है वो आ जाते हैं, फिर दूसरे उनको सभी एक दूसरे से मिल करके एक साथ रहते हैं। और वो फैमिली जो है तब भी वहीं पर ही उनके जो भी गेस्ट आते हैं, पारिवारिक जो सदस्य आते हैं या कोई भी आता है, खाना उसी कम्युनिटी किचन में ही खाया जाता है। पेमेंट कर दी जाती है, मंथली जो भी है वो पेमेंट कर देते हैं। और पेरेंट्स की चिंता जो है बच्चों को नहीं होती कि बच्चे हमारे जो हैं बाहर हैं, बच्चों को भी इनको बच्चों की नहीं होती और बच्चों को इनकी नहीं होती, और इस प्रकार से उनका जीवन जो है बहुत ही खुशहाल जो है वो कट रहा है। जबकि हम देखते हैं हमारे माता पिता अकेले गांव में रहते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर पाते, दूरियां रहती हैं सबसे, बच्चों से भी और गांव वालों से भी दूर रहती है। तो ये इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि माता पिता इससे जूझ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता से कॉल करें, डेली कॉल करें, इवन वीडियो कॉल करें। उनके पास एक स्मार्टफोन हो जिससे कि वो सब प्रकार से अपना एंजॉयमेंट भी कर सकें, टीवी हो उनके पास, हर प्रकार की सुविधा हो, वो सुरक्षित भी महसूस कर सकें और अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकें। उनके पास एक पेपर हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकें वो हर प्रकार के, और समय समय पर उनसे मिलने आए, आप उनसे वार्तालाप करें। और यदि गांव में भी कोई ऐसा है तो गांव में भी आप उनसे मिलिए, जाइए, उनकी परेशानियों को पूछिए। यही बहुत परेशानी वाली बात है कि जिस प्रकार से हमारी जो यंग जनरेशन है वो बाहर की तरफ को भाग रही है, जॉब के लिए भाग रही है, काम के लिए भाग रही है, विदेशों में जा रही है, दूसरे स्टेट्स में जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, इवन की पढ़ने के लिए जा रही है। और आजकल बच्चा एक या दो होते हैं, और यही कारण है कि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को नहीं देख पाते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते, और वो चिंता में रहते हैं, बच्चे भी चिंता में रहते हैं और माँ बाप भी चिंता में रहते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो कि हमें समझनी होगी कि हमें अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें इस जगह पर बिठाया है। हम बड़े हुए हैं, कुछ बोलने के काबिल हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमें पाला है, पढ़ाया है, अपनी सारी कमियों के होते हुए उन्होंने हमें सब चीज दी है जो हमें जरूरत चाहिए, उस समय जरूरत थी। तो आज जब हमारे माँ बाप को जरूरत है तो हम उनसे ना भागें, उनकी हर जरूरत को पूरा करें। हम ये कोशिश करें कि हम उन्हें जितना हो सके उनको खुश रख पाएं, उनकी मदद कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा त्रिलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। धीरेन्द्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। रविकांत शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत शर्मा लिख रहे हैं नाइस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहें। आप चाहें तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, और भी चाहें तो। बस मैं यही चाहूंगी कि कोई भी अपने माँ बाप से दूर ना रहे। और यहाँ तक भी हो जाता है जब बच्चे विदेशों में चले जाते हैं तो विदेशी सभ्यता में रंग जाते हैं, उनको लगता है कि विदेशों में तो ये है, लेकिन विदेशों की बात और है। यदि आप देखें तो वहां के बच्चे बहुत अपने पेरेंट्स से जुड़ाव होता है उनका, रहते वो अलग हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि वहां की वैसा ही सभ्यता है, वैसा ही तौर तरीके हैं, वहां पर वही रिवाज है, तो वो रहते, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से, अपने जड़ों से वो जुड़े रहते हैं। लेकिन हमें लगता है यहाँ पर हम हमेशा यही बोलते हैं कि विदेशों में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। यदि आप हकीकत देखें तो विदेशों में ऐसा नहीं है। वहां के बच्चे
बहुत अपने पेरेंट्स से अटैच्ड हैं, हाँ रहते अलग हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं क्योंकि उनको वो वैसे ही राइट है वहां पर, वैसी ही उनको सहूलतें हैं, वैसा ही उनको आजादी है वहां पर। लेकिन यदि यहाँ के बच्चे वहां जाकर के ये कहें कि नहीं हमें भी अपने माँ बाप से दूर रहना है, हमें उनका ध्यान नहीं रखना है, हमें क्या जरूरत है, हमें भी आजाद रहना, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी और बहुत बहुत कुछ खो देंगे बच्चे जो है हमारे। और यही कारण है शहरों में जब लोग आ जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को, विदेशों में चले जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से कभी अपने बच्चों को मिलवाते ही नहीं। मैं आपको बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जो मैं जानती हूँ कि बच्चे जो हैं वो विदेशों में रह रहे हैं। एक ही बेटा था, विदेशों में चला गया, उसके पेरेंट्स, वो आया नहीं जब तक उसके फादर की डेथ हो गई, मिला तक नहीं। उसके बाद वो आया, उसने प्रॉपर्टी का हिसाब किया, चला गया बाद में। अभी माँ अकेली रह रही है, वो वापस बताता भी नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन उसके भी आगे एक बेटा है, उसकी भी बहू है, क्या उनको नहीं पता चलता कि हमें भी अपने माँ बाप को देखना चाहिए। माँ अपाहिज है, वो अकेली इतने बड़े घर में रहती है, पेंशन हस्बैंड की आती है, वो गुजारा कर रही है। लेकिन सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता, बच्चों की तरफ से बातचीत होना, इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में दिया, वैसे ही अब माँ बाप को हमारी भी जरूरत है, ये हमें सोचना होगा। ऐसे बहुत से, अब मैं आपको बताऊं, मैं वृद्धाश्रम में जाती रहती हूँ, तो मैं एक बड़े शहर के वृद्धाश्रम की बात बताऊंगी। वहां पर जब मैं गई तो मैंने देखा कि बहुत से लोग वहां पर हैं। अब वृद्धाश्रम में ज्यादातर लोग जो है दान आता है बाहर से, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, जो पर्सन वहां पर रहते हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, यदि वो पेंशन लेते हैं तो उनसे, जो वृद्धाश्रम वाले हैं, मैं सबकी बात नहीं करती लेकिन जहां मैं जानती हूँ मैं उनकी बात करती हूँ, वो उनसे पैसे लेते हैं कि हमें मंथली आप इतना दीजिए। चलिए ठीक है, अब जो तो पैसे दे पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनकी तो सेवा अच्छी हो रही है। लेकिन जो बेचारे अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जिनके कोई आने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, जिनको पता नहीं, उनको बेचारों को उतने अच्छे से उनकी सेवा नहीं हो पाती। वो चुपचाप एक कोने में रहते हैं, उनको उतनी देखभाल भी नहीं है। मैं खुद देखा है मैंने अपनी आंखों से, ये तो बहुत दुखद है। और वहां पर मैं एक ऐसी आंटी से मिली जो कि वहां के शहर, जो बड़ा शहर था, उसके हस्बैंड वहां किसी ऑफिस में डायरेक्टर थे, किसी डिपार्टमेंट में, और वो खुद नाट्य कला की अच्छी कलाकार रह चुकी हैं और बहुत अच्छे उस पे ओहदे पर भी वो रही हैं। तो बहुत वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। मैंने उनसे पहले एक बार गई तो ज्यादा बात नहीं करी, दूसरी बार गई, ऐसे मैं जाती रही तो उनसे बात हुई। तब धीरे धीरे वो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ खूब पैसा देती हूँ। मैंने बोला कि ये सोना वोना आपने डाल रखा, तो बोलती मेरा सब। मैंने बोला आपके बच्चे नहीं है? बोली धीरे धीरे, पहले तो बोली नहीं है, फिर बाद में उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, बहू प्रोफेसर है, 2 बेटे हैं, उनके एक एक पोते हैं। मैंने बोला कभी मिले आते? पहले तो बोली मिले आते हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने दिल की बात बताई, वो कभी मिलने नहीं आते, वही उसी शहर में, सेम शहर में रहते हैं, कभी मिलने नहीं आते, कभी दुख सुख से उनके कोई वास्ता नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आपके पेरेंट्स जब तक तो पैसा कमाते थे, अच्छे ओहदे पर थे, आपके हस्बैंड को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, अपनी सारा घर भर प्रॉपर्टी सब दी, तब तक तो ठीक थे। लेकिन जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई, वो माँ को वृद्धाश्रम में आना पड़ा। पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, उनके पास गोल्ड है, सब। वो बोलती हैं कि मेरे पास पैसा है, पेमेंट, मेरे को पेंशन मिलती है, मैं उसी से अपना यहाँ पर भी देती हूँ, गुजारा करती हूँ। और उन्होंने इवन यहाँ तक कि अपने ऑपरेशन भी करवाए अपने पैसे से। तो यदि तो पैसा है तो वो करवा लेंगे। यदि माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो तो फिर किसकी तरफ देखेंगे? बच्चे तो पूछेंगे नहीं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता को, जब आपने उनसे बचपन से लेके आज तक उनके पैसे पर ऐश की है, आपने उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हो और लेनी है आगे आपने, तो आप फिर माँ बाप को क्यों नहीं देखते हो? और मैं सीनियर सिटीजन को बताना भी चाहूंगी, यदि कोई सुन रहे हो, कि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए कानूनी जो सुविधा आपको मुहैया होती है, आपको एक वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत आपको एक ऐसी सुविधा मिलती है जिससे कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कानून का फायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको आपके बच्चे जो हैं, या जिसको भी आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, आपके बच्चे ने, आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया और उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा, और यदि वो सेवा नहीं करते हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस अधिनियम के तहत आप कोर्ट में जाइए, आप अपना मेंटेनेंस जो है वो ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट के थ्रू, आपको कानून के थ्रू आपको मेंटेनेंस मिलेगा। और आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपने उनको दी हुई है और वो आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रॉपर्टी भी
आपको वापस आ सकती है। तो इस प्रकार के कानून जो है आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको इनका पता होना चाहिए। और आपके इर्द गिर्द भी यदि ऐसे कोई बुजुर्ग हों जिनका कि शोषण हो रहा हो, जिनको कि परेशान कर रहे हो उनके रिश्तेदार या उनके बच्चे परेशान कर रहे हो या उनके बेटे बेटियां नहीं देखभाल कर रहे हो, तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी मदद करें, आप उनकी बात को आगे तक पहुंचाएं और आप उनका सहारा बने। यही कुछ बातें जो मैं कहना चाहती थी। शकुंतला त्रिलोक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका। लिख रहे हैं कि राइट, हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप सराहना करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये सब आपकी ही उत्साहवर्धन है, आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो मैं हिम्मत करती हूँ कि मैं यहाँ पर आती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, श्रेष्ठा कुमारी जी बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपका। अंचला देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सभी को। कविता मलिक मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संजीव वर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आए हैं। चलिए, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही कहूंगी कि इस प्रकार के यदि हम अपने बुजुर्गों का कुछ ऐसा कुछ तरीका अपनाएं कि बुजुर्ग हमारे अकेले भी ना रहें, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि कमाने के लिए, जॉब के लिए बच्चों को बाहर जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी यदि आपके बच्चे घर पे हैं तो कल को आने वाले बच्चे जो हैं वो बाहर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी है, हमें भी करनी है, हम भी पेरेंट्स हैं। तो ये प्रॉब्लम सभी के सामने आएगी। तो क्यों ना हम एक तो बोलते हैं ना कि टिट फॉर टैट, यदि हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो एक तो ये रहा। दूसरे, वैसे भी जो बच्चे देखते हैं संस्कार बनते जाते हैं, रिवाज बनता जाता है, वैसे ही समाज में, गांव में, देश में वही जैसा हम कल्चर चाहेंगे वैसा ही हमारा बनेगा। तो यदि हम ऐसे ही होता रहा जैसा इन गुप्ता जी के साथ हुआ, वो बेचारे बेटियों से मिलने के लिए तरसते रहे लेकिन बेटियां नहीं आई। और इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा था, सोनीपत वाले गुप्ता जी जो अभी जिनकी डेथ हुई, उन्होंने ये कहा था कि उनकी इच्छा है कि वो अपना पूरा शरीर जो है वो दान करेंगे। लेकिन बेटियों ने, जब वृद्धाश्रम वालों ने कहा कि वो ऐसा चाहते हैं, तो बेटियों ने मना कर दिया। देखिए, उनकी मन की इच्छा थी और बहुत ही अच्छा करने जा रहे थे, आपने बेटियों ने उन्हें रोक दिया। इस बात का भागीदार तो बेटियां, पाप की भागीदार तो बनेंगी। लेकिन मिलने के लिए नहीं आई, आप उनके शरीर को लेने के लिए, देखने के लिए नहीं आए, आप उनको अग्नि देने के लिए नहीं आए, आप उनको विसर्जन के लिए नहीं आए, लेकिन आपने उनका शरीर दान करने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि आपने ये पाप किया। चलिए, फिर भी उन्होंने बाद में बेटियों की बात ना मानते हुए आंखें जो है वो दान दी। और मैं बहुत उनको यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज उनकी आंखें जो हैं 2 व्यक्तियों को दी गई हैं और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं इस दुनिया को, अपनी बेटियों को भी देख रहे होंगे कि क्या मेरी बेटियां जो हैं वो क्या करा, उन्होंने क्या किया। चलिए, इस प्रकार के पिता जो कि चाहते थे कि उनका जो पूरा शरीर है वो दान चला जाए, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छे नेक इंसान होंगे। चलिए, बेटियों ने ये सपना जो है उनका पूरा नहीं होने दिया, ये उनकी इच्छा। पर हम चाहते हैं कि यदि किसी के भी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि वो पूरा शरीर जो है अपना दान करना चाहते हैं, अपनी आइज दान करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप भी यदि चाहें तो अपना शरीर और आंखें जो है वो दान कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम आंखें दान करते हैं तो कोई भी बिना आंखों वाला नेत्रहीन जो है वो एक नहीं, हमारी 2 आंखें देने से 2 व्यक्तियों को जो है वो आंखें मिल जाती हैं। वो अपनी दुनिया जो फिर से देख सकता है, उसकी दुनिया में उजाला हो जाता है। और यदि हम शरीर दान करते हैं तो हमारे इस शरीर किए हुए दान किए हुए शरीर को आने वाले जो बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, वो उसके ऊपर शोध करते हैं, काम करते हैं। और हमारी जो डॉक्टरी जो टेक्निक है वो उसमें और भी अच्छी अच्छी शोध जो है वो होती है हमारे लिए, जो लाभदायक है। तो यही कुछ बातें। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये भी हो गया है कि बच्चे एक तो सेवा नहीं करेंगे, चलिए, दूसरे उसके बाद बच्चों के पास इतना समय ही नहीं है कि माँ बाप के गुजरने के बाद वो बच्चों के लिए 13 दिन तक बैठे। अब हमारे सनातन में कम से कम 13 दिन तक, 13वीं कहते हैं, 13 दिन तक जो है वो शोक मनाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, जो भी है एक रिचुअल है जो निभाई जाती है। लेकिन आजकल मैंने देखा पंजाब में तो ये बहुत हो गया है और जगह भी होगा। इसका कुछ नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है कि बच्चे चाहते ही नहीं है कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो। अब बुजुर्ग तो चले गए, छोड़ो क्या करना है, अब हम फटाफट 2-3 दिन में ही सब निपटा के बड़ी सी पार्टी करके बड़े से एक होटल में जा करके पार्टी दे देते हैं, मैं तो यही कहूंगी। और बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। बाकी तो अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने जो भी हैं धर्म में जैसे जो भी करता है, पर
कम से कम आप शोक तो मनाइए। कहाँ लिखा है ऐसा कि 2 दिन में ही आप बस हो जाओ, निबट जाओ। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें इतने साल पाला, क्या हमारे लिए हमारे पास उनके लिए 13 दिन भी नहीं है? कम से कम इतना तो कीजिए। ये भी नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही मैं कुछ बातें दूसरा, बच्चे बाहर रहते हैं, विदेशों से यदि आते भी हैं जो मिलने के लिए पेरेंट्स के साथ, तो अपने बच्चों को नहीं लाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों को समय ही नहीं था। तो बच्चों का कनेक्शन जो है वो परिवार से नहीं बन पाता है। बच्चे छोटे हैं, छोटेपन से चले गए बाहर पढ़ने, फिर वो बड़े भी हो गए, लेकिन घर उनका आना ही नहीं हुआ, और फिर कभी आए भी फंक्शन में तो कभी मिलना नहीं हुआ। और यही कारण है कि कनेक्शन जो है दादा दादी के साथ होता नहीं है, नाना नानी के साथ होता नहीं है। और जब कनेक्शन नहीं होता तो बच्चों का लगाव भी नहीं होता है, और लगाव नहीं होगा तो फिर वो इस प्रकार के ना तो रिचुअल समझेंगे, ना उनको उनके जाने का दुख होगा, ना उनके खत्म होने का दुख होगा। तो यही कारण है, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने बड़ों से, गांव वालों से, अपने रिश्तेदारों से मिलाते रहें, ताकि बच्चे जो है समय समय पर समझें, सबको, रिश्तेदारों को समझें, हमारी जो जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी भी हमारे जो कल्चर हैं उसको माने, समझें। तो यही कारण है कि फिर बच्चे वहीं रह जाते हैं और माँ बाप आकर के माता पिता के आए 2 दिन में करके निकल जाते हैं, और बस माता पिता वहीं के वहीं उनका समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो जबकि पहले हमारे तो यहाँ देखा जाए तो चतुर्वार्षिक 13वीं करने के बाद वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, फिर चतुर्वार्षिक श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद हमारे हिंदू सनातन में हर साल श्राद्ध किए जाते हैं। चलो ये अलग बात है, पर मैं यदि बात बताऊं, जिन माँ बाप को हमने जीते जी नहीं पानी दिया, जीते जी उनका ध्यान नहीं रखा, तो बाद में फिर वो मतलब तो नहीं है। पर कहने का मतलब है कि जिन हमारे सनातन सभ्यता में तो ऐसा है, जबकि अब तो माँ बाप को वैसे ही, हम इतना समय नहीं कि हम उनके अंत्येष्टि पर ही आ सकें। तो बहुत दुख है। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं उनको नीचा दिखाऊं, उनकी बेटियों को, लेकिन हाँ, एक संदेश जरूर है कि कृपया आप अपने बच्चों को ऐसा ना सिखाएं, आप किसी को ये गलत मैसेज ना दें। आपसे जो गलती हुई, आप उसके लिए आप प्रायश्चित करें, और कोई भी बच्चे जो हैं अपने माता पिता को इस प्रकार से अकेला मझधार में दुखी होने के लिए ना छोड़ें, वृद्धाश्रम में ना भेजें। हाँ, यदि कहीं आप बहुत विदेश में रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई मजबूरी है, या कई बार ऐसा होता है कि माता पिता चले जाते हैं बच्चों के पास और वहां पर पति पत्नी क्या क्लेश होने लगता है, तो ऐसे क्लेश से बचने के लिए अच्छा है कि माता पिता जो है वृद्धाश्रम में ही रहें। अच्छी बात है, ताकि घर में जो है शांति बनी रहे। दूसरा, बच्चे विदेशों में माँ बाप को तब ले जाते हैं जब बच्चों को लगता है कि नहीं, अब हमें जरूरत है माँ बाप की, क्योंकि हमने अपने बच्चों को पकड़वाना है, उनसे नौकरों की तरह काम लेना है, उनसे खाना बनवाना है। तब बच्चे कई बार माँ बाप को साथ ले जाते हैं, पर मुझे लगता है कि माँ बाप से कोई ज्यादा लगाव लोग करते नहीं है। और हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से भी रखते हैं। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को माँ बाप के लिए कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ यहाँ ये अभी तक मैंने बच्चों की ही गलतियां गिनाई, अपनी ही गलतियां गिनाई, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप हमेशा सही हों। जबकि माँ बाप हमेशा सही होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आते आते वो उनकी नेचर में फर्क पड़ जाता है, उनके थोड़े गुस्से वाले हो जाते हैं, वो झल्लाट वाले हो जाते हैं, वो कहना नहीं मानते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, बुढ़ापा आते आते उनका शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, तो वो थोड़ा सा जिद्दी से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ माता पिता से भी कहना चाहूंगी कि आप भी सामंजस्य बना करके चलें, क्योंकि बच्चों की भी एक परेशानी है, आगे आने वाली जनरेशन जो है उसकी एक अलग सिस्टम है, जनरेशन गैप है। तो माता पिता को भी चाहिए कि आप भी थोड़ा एडजस्ट करें, आप परिवार में प्यार बना करके रखें, सारे परिवार को जोड़ करके रखें, क्योंकि ये बुजुर्गों का काम है। आप जहां जैसे हो सके आप भी सही से रहें, और आपके बच्चे भी खुशी रहें, सुखी रहें, यही आपका भी ध्येय होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपको वृद्धाश्रम अच्छा है, तो आप वहां पर खुशी से जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हैं। लेकिन बच्चों को चाहिए कि समय समय पर उस वृद्धाश्रम में जाते रहें, वहां पर देखें कि क्या हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स वहां पर खुश हैं, क्या उन्हें कोई दबाव तो नहीं है, वो डर के मारे तो नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कई आश्रम में तो वहां के जो संचालक होते हैं वो उनको एक मॉडल की तरह पेश करते हैं कि नहीं, अभी ये आए, इनका ये, अभी नाचिए, अभी ये करिए, अभी वो करिए। उनका मन सोने का होता है, कई बार उनका मन खाने का नहीं होता, लेकिन उनको एक टाइम से नहीं, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये भी होता है। तो चलिए, जो भी है, ये एक अलग मजबूरी है वृद्धाश्रम में रहने वालों की। पर सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार को चाहिए
विदेशों में क्या है कि कोई भी बुजुर्ग जो है वो परेशान नहीं रहते, क्योंकि विदेशों में बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, समय समय पर उनको हर प्रकार की सुविधाएं हैं। यदि वो अनेबल हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए वैसी सुविधाएं हैं, उनको वैसी हर जगह बैंक में जाने के लिए उनके अलग रो है, उनको हर जगह गाड़ी में चढ़ने के लिए अलग से उनको सुविधाएं हैं, कोई भी परेशानी होती है। और बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उनकी देखभाल जो है वो वहां की संस्थाएं करती हैं, सरकार करती है, उनको एक अलग से पैसा भी देती है, सब सुविधाएं देती है। लेकिन यहाँ पर भारत में मुझे लगता है कि शायद नहीं हो सकता, यहाँ तो वैसे ही नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो यहाँ पर सरकारों को चाहिए कि ऐसे पेरेंट्स जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे नहीं हैं, या अकेले सिंगल रह गए हैं, किसी वजह से वो परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं, जिनके बच्चे छोड़कर जा चुके हैं, उनसे अनबन है, ऐसे पेरेंट्स के लिए सरकार जो है कुछ ऐसे सरकार की तरफ से एक आश्रम बनाए जहां पर उनकी पूरी तरह से देखभाल हो, समय समय पर उनको दवाइयां दी जाएं, उनकी देखभाल घर पर ही डॉक्टर भेज करके की जाए। ऐसी कुछ मोबाइल वैन जो है, मेडिकल वैन चलाई जाए, उनको पेंशन दी जाए। तो यदि ऐसी सुविधाएं जो है बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, सिर्फ उनको जिनको उनके बच्चे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कई बार गलत फायदा भी उठाया जाता है ऐसी इस प्रकार की सुविधाओं का। तो मैं यही चाहूंगी कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, और यदि ऐसे लोग बच्चों के ऊपर जो माँ बाप को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, समय पर उनका देखभाल नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी दंडित किया जाए, और उनको जो प्रॉपर्टी दी जाती है उसे भी वापस लेने का प्रावधान भी हो, ताकि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना कर सकें। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। प्रीत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी आए हैं, जिनके भी नाम आगे पीछे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी, यदि कोई कमेंट तो नहीं आया किसी का। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगी कि हम अपने रिश्तों में स्वार्थ को छोड़ें, अपने रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करें, क्योंकि हमारी बच्चों की और माता पिता की यदि आपस में कड़वाहट बनी रहेगी, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा हमारे माता पिता जो हैं वो पिस जाएंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि माता पिता के लिए ही सही, हम प्यार से एकजुट बने रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, समय समय पर उन्हें फोन करते रहें, वीडियो कॉल करते रहें, उनकी जरूरतों को पूछें। यदि, और ये भी बात है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटे को ही माँ बाप का ख्याल रखना है, सिर्फ बहू को ही माँ बाप का ख्याल है। मुझे लगता है कि बेटी और दामाद भी उतने ही जिम्मेवार हैं माँ बाप की मेंटेनेंस के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए। तो वो भी बेटियों को सोचना होगा कि आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं। भले ही आप यहाँ ये कहेंगे कि हमें तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली, वो अलग बात है, बेटे तो करते ही हैं, उनको करना ही है, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। लेकिन बेटियां भी यदि भाई भाभी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें में बेटियों को भी आकर के अपने माँ बाप की जो सेवा है वो कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ बाप तो हम सबके हैं, उन्होंने हमें भी उतने ही प्योर दूध से पाला है, उतने ही सुविधाएं दी हैं, उतना ही पढ़ाया लिखाया है जितना बेटे को पढ़ाया लिखाया है। तो इस प्रकार से यदि हम मिलजुल करके रहेंगे, और अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पड़ोस में भी यदि कोई जरूरतमंद है उसका भी ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक इंसानियत का जो फर्ज है, हमारा जो बच्चों का जो फर्ज है वो बहुत अच्छे से पूरा होगा, और हम एक समृद्ध समाज, एक खुशहाल समाज जो है वो बना पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी का धन्यवाद करती हुई मैं फिर किसी और मुद्दे पर आऊंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों, और विशेष करके हमारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं कि अभी उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो बहुत खुशहाल रहें, हर प्रकार से वो स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना। और फिर मैं मिलूंगी किसी और मुद्दे के साथ। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे यदि कुछ भी बोलने में किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, या मेरे से कुछ गलती हुई हो सकती है, तो मैं यहाँ से क्षमा चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हुई, जय श्री कृष्णा,